हेलो दोस्तों, आज आपको करा रहा हूं ओडीआर वन डे रिवीजन। टॉपिक है हमारा इनकम टैक्स अथॉरिटी सर्वे का रिवीजन। और ओडीआर कराऊंगा किसका? सर्च एंड सीजर का, रिक्विजिशन का, एप्लीकेशन ऑफ सीज एसेट्स का, पावर टू कॉल इंफॉर्मेशन का, पावर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन का, पावर टू क्या है प्रोसेस इंफॉर्मेशन का और संबंध का। तो ये टोटल 8 सेक्शन हम यहां पर कवर करने वाले हैं वन डे रिवीजन ओडीआर के अंदर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे 133A। इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या कर सकती है? सर्वे कर सकती है। इनकम टैक्स अथॉरिटी जिसके जुरिसडिक्शन में आप आते हो या फिर आपकी बिल्डिंग क्या आती हो उसके जुरिसडिक्शन में आती हो। हमेशा सर्वे बिजनेस और प्रोफेशन वाली क्या होगा? जगह पे होगा। और नाउ सर्वे अब चैरिटेबल पर्पस वाली बिल्डिंग का भी क्या कर सकते हैं? सर्वे कर सकते हैं। लेकिन रिलीजियस पर्पस वाली बिल्डिंग का सर्वे नहीं हो सकता। सर्वे उस केस में भी हो सकता है जब कोई प्रोसीडिंग आपकी पेंडिंग नहीं है। चैरिटेबल पर्पस का मतलब स्कूल, योगा है, वहां पर भी अब सर्वे किया जा सकता है। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, सर्वे उस दूसरी अदर देन बिजनेस प्रेमाइसेस का भी हो सकता है। अगर हो सकता है, अगर आपने वहां पर बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे हैं, कैश रखा है, स्टॉक रखा है, वैल्यूएबल आर्टिकल अगर रखे हैं, तो उस जगह का भी क्या किया जा सकता है? सर्वे किया जा सकता है। अब डिपार्टमेंट इस पर्पस के लिए भी सर्वे कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ कौन सी वाली जगह का? बिजनेस वाली जगह का कर सकता है कि आपने टीडीएस और टीसीएस की क्या कर रहे हो? कंप्लाइंस कर रहे हो। लेकिन यह सर्वे सिर्फ और सिर्फ कौन सी जगह का होगा? बिजनेस प्रीमाइसेस वाली ही जगह का होने वाला है। अब हम आते हैं कि सर्वे के केस में बिल्डिंग में कब एंटर हो सकते हैं। तो जहां से आप बिजनेस और प्रोफेशन कर रहे हो वहां पर एंटर हो सकते हैं। जो बिजनेस के नॉर्मल आवर्स होते हैं वहां पर एंटर कर सकते हैं। सर्वे तो क्या हो सकता है? बिजनेस आवर्स के बाद में भी कंटिन्यू रहेगा। अदर प्लेस जहां पर आपने बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे हुए थे, कैश रखा हुआ था, वहां पर आफ्टर सनराइज और बिफोर सनसेट आप क्या कर सकते हो? एंटर कर सकते हो। ओके। और अगर टीडीएस और टीसीएस को वेरीफाई करने के लिए आ रहे हो कि कंप्लायंस कर रहे नहीं कर रहे बिजनेस वाली जगह पे, तो वहां पर एंटर करोगे। आफ्टर सनराइज है और बिफोर कौन सा होने वाला है? सनसेट होने वाला है। सर्वे के अंदर क्या क्या किया जा सकता है? तो सर्वे के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करेंगे। आपके बुक्स ऑफ कैश, स्टॉक, वैल्यूएबल आर्टिकल को क्या करेंगे? चेक वेरीफाई करेंगे। ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उस पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स कर सकेंगे। कैश जो मिला है, स्टॉक जो मिला है, वैल्यूएबल आर्टिकल से उसकी इन्वेंट्री और नोटिस बना के लेके जा सकेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपने साथ लेके जा सकते हैं। कितने डेज के लिए? 15 वर्किंग डेज। और अगर उससे ज्यादा चाहिए तो सबसे पहले रीजंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। 15 वर्किंग डेज से ज्यादा के लिए रीजंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कमिश्नर, चीफ कमिश्नर की क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी। उसी के बाद आप 15 दिन से ज्यादा क्या कर सकते हो? अपने पास में रख सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, टीडीएस सर्वे के अंदर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिटेन नहीं कर सकते, अपने पास में लेके नहीं जा सकते। सर्वे के अंदर वो लोगों से स्टेटमेंट ले सकते हैं जिसको एविडेंस की तरह क्या लेंगे? काम में लेंगे। सर्वे के अंदर जो कैश है, स्टॉक है, वैल्यूएबल आर्टिकल है, उसको अपने पास में क्या नहीं कर सकते? कंपाउंड नहीं कर सकते। सर्वे के अंदर सर्वे के अंदर ठीक है। ये रहा हमारा कौन सा था? सर्वे था। ठीक है। तो सर्वे में अगर आप क्या नहीं करते हो? कॉपरेट नहीं करते हो सर्वे के अंदर, तो आपको 131 का क्या दे देंगे? नोटिस दे देंगे। और 131 के नोटिस की अगर आप क्या नहीं करोगे? कंप्लाइंस नहीं करोगे, तो 132 में आपके लिए क्या हो सकेगी? सर्च एंड सीजर भी हो सकेगी। इनकम टैक्स अथॉरिटी को फंक्शन सेरेमनी हो रही है और वहां पर जो खर्चा रहा उसके नेचर एंड स्केल को देखते हुए वो क्या कर सकता है? सर्वे कर सकता है। लेकिन वो सर्वे फंक्शन और सेरेमनी के कंक्लूड होने के क्या करेगा? बाद में करेगा। और लोगों के स्टेटमेंट ले सकेगा और स्टेटमेंट को एविडेंस की तरह क्या ले सकेगा? काम में भी ले सकेगा। ओके। यहां पर जो सर्वे होगा, ये सर्वे प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल है, डायरेक्टर जनरल है, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर है और चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की क्या होगा? अप्रूवल से होगा। मतलब सबऑर्डिनेट अथॉरिटी करेंगे और इनकी क्या करेंगे? अप्रूवल लेने के बाद में ही सर्वे कर सकेंगे। इसके बाद में 132 के अंदर सर्च एंड सीजर होता है। सर्च एंड सीजर के लिए पहले ऑथराइजिंग क्या होती है? अथॉरिटी होती है। लेकिन खास बात है, जो एडिशनल कमिश्नर है, ज्वाइंट कमिश्नर है या एडिशनल डायरेक्टर है, ज्वाइंट डायरेक्टर है, ये तभी सर्च क्या कर सकते हैं? ऑथराइज कर सकते हैं अगर इनको सीबीडीटी ने क्या कर रखा है? एम्पावर्ड कर रखा है। सर्च तभी की जा सकती है जब इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास में क्या होता है? रीजन टू बिलीव होता है कि आपको 142 सबसेक्शन 1 का क्या दिया है? नोटिस दिया है। 131 का क्या दिया है? आपको सम्मन दिया है। आप उसमें फेल्ड हो गए, आप उसको प्रोड्यूस नहीं करोगे, या फिर ये नोटिस दे भी दिया जाए तो भी आप क्या नहीं करोगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोड्यूस करने वाले नहीं हो, तो उस केस में क्या हो सकती है? सर्च हो सकती है। सर्च उस केस में भी हो सकती है जब डिपार्टमेंट के पास में रीजन टू बिलीव हो, उनके पास में इंफॉर्मेशन हो कि कैश, मनी, बुलियन, ज्वेलरी, वैल्यूएबल आर्टिकल हैं जो आपने डिस्क्लोज नहीं करे हैं या फिर डिस्क्लोज नहीं करोगे, मतलब अनडिस्क्लोज क्या है? इनकम है। तो वो क्या कर सकते हैं? सर्च कर सकते हैं। रीजन टू बिलीव और जो रीजन टू सस्पेक्ट के बेसिस पे वो जो करते हैं, ये रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन उसको आपको क्या नहीं करेंगे? डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ना आपको करेंगे, ना किसी अथॉरिटी और ना ही अपीलेट ट्राइब्यूनल तक उसको क्या करने वाले हैं? डिस्क्लोज करने वाले हैं।
सर्च के केस में वो किसी भी बिल्डिंग के अंदर क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, चाहे वो बिजनेस वाली हो चाहे वो रेसिडेंस हो, जहां पर भी उनको रीजन टू सस्पेक्ट होता है कि बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, कैश है, मनी है, बुलियन, ज्वेलरी, वैल्यूएबल आर्टिकल पड़े, वो वहां पर एंटर हो सकते हैं। और एंटर होने की सर्च के केस में कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती है। वो किसी भी बिल्डिंग के अंदर और किसी भी प्लेस के अंदर, मतलब कार के अंदर, ट्रेन के अंदर, पब्लिक पार्क के अंदर, ठीक है, जहां भी सस्पेक्ट होता है वहां पर एंटर कर सकते हैं। अगर आप उनको कीज अवेलेबल नहीं कराओगे तो वो लॉकर और डोर जो लॉक होते हैं उनको ब्रेक कर सकेंगे, लेकिन बैंक के लॉकर को ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि इस पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एप्लीकेबल होता है। सर्च के केस में पर्सन की खुद की क्या हो सकती है, फिजिकल सर्च भी वहां पर की जा सकती है। और अगर आपके रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो आपको उनको पासवर्ड प्रोवाइड कराना पड़ेगा, पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। सर्च के केस में बुक्स ऑफ अकाउंट तो सीज कर ही सकते हैं, वो साथ में आपका मनी, बुलियन, ज्वेलरी, वैल्यूएबल आर्टिकल को भी सीज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कभी भी बिजनेस का स्टॉक सीज नहीं किया जा सकता। सर्च के केस में लोगों के स्टेटमेंट ले लेंगे, उन स्टेटमेंट को एविडेंस की तरह किसी भी प्रोसीडिंग में क्या लिया जा सकता है, काम में लिया जा सकता है। सर्च जो होगी उसमें पुलिस ऑफिसर की मदद ली जा सकती है या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिसर की मदद ली जा सकती है, और वो ड्यूटी बाउंड हो जाएंगे कि उनको क्या करना पड़ेगा, आपकी असिस्टेंस हेल्प करनी ही पड़ेगी। अब आते हैं किस पे, डीम्ड सीजर पे। ठीक है, मान लीजिए कोई भी वैल्यूएबल आर्टिकल है, उसके फिजिकल, बस उसको फिजिकल नेचर, मतलब उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए, वॉल्यूम, वेट, नेचर को देखते हुए, उसके डेंजरस नेचर को देखते हुए, ठीक है, अगर ये पॉसिबल और प्रैक्टिकेबल नहीं है कि उसको किसी सेफ प्लेस पे रखा जा सके, तो वो आपको क्या करेंगे, डीम सीजर का ऑर्डर पास कर देंगे। मतलब उनके बिना परमिशन के आप उसको रिमूव नहीं करोगे, उसको यूज किसी भी तरीके से क्या नहीं करोगे, डील नहीं करोगे उनके बिना किसके, परमिशन के। ओके, और कभी भी डीम्ड सीजर नहीं हो सकता किसका, स्टॉक इन ट्रेड का। अब आ रहे हैं ऑर्डर ऑफ, कौन सा है, रेस्ट्रेंट है। ठीक है, अगर जैसे कि मान लीजिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है, और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल है, उसको डिपार्टमेंट नहीं रख सकता, अपने फिजिकल पोजीशन में नहीं ले सकता। रीजन कौन से हैं, अभी जो रीजन बताए थे उनके अलावा कोई रीजन नहीं। जैसे कि मान लीजिए कुछ ज्वेलरी मालूम पड़ी है जिसकी इनवॉइस भी उसके पास में है, लेकिन वो उसकी ब्रदर को बिलोंग कर रही है, डिपार्टमेंट को क्या हो रहा है, सस्पेक्ट हो रहा है, तो वो अभी आपको ऑर्डर ऑफ रेस्टेंट क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं कि बिना परमिशन के रिमूव मत करना, उसमें डील मत करना, पहनना भी मत। लेकिन ये ऑर्डर ऑफ रेस्टेंट मैक्सिमम 60 डेज तक ही क्या होता है, वैलिड होता है, जब से ऑर्डर क्या करा था, दिया था। सर्च के केस में कुछ प्रिजम्पशन और अजम्पशन भी क्या होते हैं, चलते हैं। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिले हैं, माना जाएगा कि वो आप ही को क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। उसमें जो भी एंट्री कंटेंट लिखा हुआ है वो सब कुछ क्या है, ट्रू है। जो भी डॉक्यूमेंट फाइंड आउट हुए हैं, माना जाएगा वो प्रॉपरली अटेस्टेड है, स्टैम्प्ड है, और कौन सा है, एग्जीक्यूटेड किए गए हैं, और कोई सिग्नेचर है तो वो कैसे है, आपकी बिलोंग पर्सन हैंडराइटिंग को ही क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। अब मान लीजिए किसी की हमको क्या करनी है, सर्च कर सकते हैं, टू बी कंडक्टेड है। मान लीजिए उसका अनडिस्क्लोज्ड मनी है, बुलियन, ज्वेलरी, वैल्यूएबल आर्टिकल है, ऐसा हमको क्या पड़ा है, मालूम पड़ा है, ठीक है ना, ऐसा मालूम पड़ रहा है। लेकिन ऐसा किसको मालूम पड़ रहा है, किसी दूसरे चीफ कमिश्नर को मालूम पड़ रहा है, और उसको लग रहा है कि इनके जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर से मैं क्या लूंगा, ऑथराइजेशन लूंगा, तो उसमें जो डिले होगी वो डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट के क्या हो जाएगी, अगेंस्ट हो जाएगी। तो ऐसे में वो खुद भी क्या कर सकता है, उस जगह की सर्च को ऑथराइज कर सकता है दूसरा कमिश्नर, और चीफ क्या है, कमिश्नर। अब इसके बाद में है, मान लीजिए आपकी सर्च ऑलरेडी क्या हो रखी है, ऑथराइज हो रखी है, सर्च वारंट बना हुआ है, लेकिन सर्च वारंट के अंदर एक बिल्डिंग क्या नहीं है, मेंशन नहीं है, और दूसरे कमिश्नर, चीफ कमिश्नर को रीजन टू क्या होता है, सस्पेक्ट होता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं एसएससी के, या कैश, मनी, बुलियन, ज्वेलरी, वैल्यूएबल आर्टिकल है, वो उस बिल्डिंग के अंदर है जो सर्च वारंट के अंदर क्या नहीं है, मेंशन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो सर्च के ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो उनको क्या कर सकता है, ऑथराइज कर सकता है उस बिल्डिंग में क्या करने के लिए, सर्च करने के लिए। ओके, सर्च के अंदर जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो क्या करते हैं, लेते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी क्या करते हैं, लेते हैं, उसको 30 डेज से ज्यादा अपनी कस्टडी में नहीं रख सकते। 30 डेज कब से, जब से क्या आ गया था, ऑर्डर आ गया था असेसमेंट रीअसेसमेंट का, ठीक है ना। ऑर्डर आने के बाद में फिर उसके 30 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते। अगर उसके भी 30 दिन से ज्यादा रखना है तो पहले तो आपको रीजंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको कमिश्नर, चीफ कमिश्नर की परमिशन लेनी पड़ेगी। और मैक्सिमम से मैक्सिमम कब रख सकते हो, कहां तक रख सकते हो, जब सारी प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जाएगी, सारी प्रोसीडिंग मतलब पेनल्टी वेनल्टी सारी प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके 30 डेज से ज्यादा आप क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं रख सकते हो अपनी पोजीशन में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। ठीक है, जो दूसरे चीफ कमिश्नर और कमिश्नर ने सर्च ऑथराइज करी थी, सर्च करी थी, उसका जुरिस्डिक्शन आपके ऊपर नहीं था, तो जो भी सर्च के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मनी, बुलियन, ज्वेलरी, वैल्यूएबल आर्टिकल मिले थे, तो अब क्या करना होगा, आपका जो जुरिस्डिक्शनल क्या होगा, एओ होगा, उसको हैंडओवर करना पड़ेगा। और हैंडओवर करने की टाइम लिमिट दी है 60 डेज फ्रॉम द डेट, कब से, जब सर्च क्या हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी, उसके 60 डेज के अंदर जुरिस्डिक्शनल एओ को हैंडओवर करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए सर्च चल रही है, ये सर्च खत्म होने के मैक्सिमम कितने डेज तक, 60 डेज के पास में,
डिपार्टमेंट के पास में पावर है कि आपकी प्रॉपर्टी को प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर पास कर सकते हैं। उसके लिए पहले रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा और वो ये तभी करेंगे जब वो इंटरेस्ट ऑफ क्या हो, रेवेन्यू को सेफगार्ड करने के लिए हो। और ये प्रोविजनल अटैचमेंट का जो ऑर्डर होगा मैक्सिमम 6 मंथ तक के लिए क्या ही रहने वाला है, वैलिड रहने वाला है, उसके बाद में वैलिड नहीं रहेगा। मान लीजिए आपकी सर्च चल रही है या सर्च खत्म होने के मैक्सिमम 60 डेज के अंदर अंदर अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी को लगता है तो वो वैल्यूएशन ऑफिसर को क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी का क्या करने के लिए, डिटर्मिनेशन करने के लिए। और उस वैल्यूएशन ऑफिसर को अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी 60 डेज। कब से 60 डेज? जब से उसको रेफरेंस क्या हुआ है, रिसीव हुआ है, उसके कितने डेज के अंदर, 60 डेज के। यस, अब हमारे हैं सेक्शन 132A पे रिक्विजिशन है। रिक्विजिशन भी वैसा ही होता है जैसे ही सर्च होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, आपकी ऑलरेडी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, मनी है, बुलरी है, ज्वेलरी, वैल्यूएबल आर्टिकल है, वो अदर लॉ के ऑफिसर के पास में पड़े हैं। तो हमारा यहाँ पर जो ऑथराइज्ड ऑफिसर होगा वो उनके ऑफिसर को क्या करेगा, रिक्विजिशन करेगा कि आप उनको हमको क्या कर दीजिए, हैंड ओवर कर दीजिएगा। जब आपके लिए क्या नहीं हो, आपकी प्रोसीडिंग खत्म होने के बाद हमको कर दीजिएगा। और जब हमारे पास में वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मनी, बुलियन, ज्वेलरी आएंगे तो उनको माना जाएगा वैसे ही जैसे 132 के अंदर क्या करे हुए हो, सर्च एंड सीज करके वो लिए गए हम। इसके बाद में आते हैं हम 132 किस पे आ रहे हैं, बी पे आ रहे हैं, जो एप्लीकेशन ऑफ क्या होगा, सीज एसेट्स होगा। तो सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ सीज एसेट्स के लिए हम उनके रिलीज के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं 30 डेज के अंदर, एंड ऑफ द मंथ से जब क्या हुई थी उनको सीज किया गया था। साथ में एप्लीकेशन के साथ में हमको नेचर एंड सोर्स बताना पड़ेगा कि उसको कैसे एक्वायर करा था। और ये जो सोर्स बताएंगे ये टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ क्या होगा, अगर एओ होगा तो ही वो हमको क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। रिलीज भी कब करेंगे, जब एग्जिस्टिंग लायबिलिटी को एडजस्ट करने के बाद में जो बचा हुआ होगा वो हमको क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। और रिलीज करने के लिए उनको प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी कमिश्नर, चीफ कमिश्नर की। और रिलीज करना पड़ेगा मैक्सिमम कितने डेज के अंदर, 120 डेज में, जब से सर्च क्या हुई है, कंप्लीट हुई है, उसके 120 डेज के अंदर अंदर। लेकिन तभी करेंगे जब उसका नेचर, सोर्स बताएंगे, टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ क्या बताएंगे, एओ बताएंगे। तो एग्जिस्टिंग लायबिलिटी को एडजस्ट करने के बाद ही हमको क्या करने वाले हैं, रिटर्न करने वाले हैं। हमसे जो भी वो सीज करते हैं मनी, बुलियन, ज्वेलरी, वैल्यूएबल आर्टिकल, उसका क्या करते हैं, तो उसमें से सबसे पहले एग्जिस्टिंग लायबिलिटी को एडजस्ट करते हैं। और सर्च की वजह से जो भी लायबिलिटी आ रही है, चाहे वो 147 की आ रही है, जिस ईयर में सर्च हुई है उस ईयर की लायबिलिटी आ रही है, तो उन सब लायबिलिटी को एडजस्ट करते हैं। और उसके बाद में जो बचता है वो हमको क्या कर देते हैं, दे देते हैं। अगर मान लीजिए कैश पोर्शन कम पड़ता है लायबिलिटी को एडजस्ट करने के लिए, तो जो असेट्स हैं उनको वो सोल्ड कर सकते हैं और मनी में कन्वर्ट करके हमारी लायबिलिटी में क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमारा बचा हुआ कैश होगा वो उन्हें हमें रिटर्न करना पड़ेगा। कैश पे वो हमें क्या देंगे, ब्याज भी देंगे अगर उन्होंने हमको समय पे रिटर्न नहीं करा। और समय कौन सा है, समय बोला जा रहा है कि आपको असेसी को रिटर्न कर देना चाहिए विथिन कितने, मैक्सिमम 120 डेज में। और 120 डेज कब से, जब से सर्च का असेसमेंट क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। तो 147 में सर्च का असेसमेंट होता है। अगर उसके कंप्लीट होने के 120 डेज में अगर बचा हुआ कैश वो हमको मनी रिटर्न नहीं करते हैं, तो उसके बाद से 120 डेज के बाद से वो हमको ब्याज सहित रिटर्न करेंगे। ब्याज की रेट होगी 0.5% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ की रेट होगी। कौन से अमाउंट पे वो हमको क्या देंगे, ब्याज देंगे, तो देखिए जितना भी अमाउंट था मनी में, ओरिजिनल था या फिर असेट को बेच के उन्होंने जितना भी क्या करा था, मनी में करा था। मान लीजिए वो अमाउंट कितना था, 70 लाख रुपीस था। उसमें से जितना उन्होंने हमको पहले एप्लीकेशन पे रिलीज कर दिया था, तो मान लीजिए 12 लाख रुपए उन्होंने एग्जिस्टिंग लायबिलिटी को एडजस्ट करने के बाद रिटर्न कर दिया था, तो उनके पास में हमारा रिमेनिंग 58 लाख रुपीस क्या करा हुआ था, पड़ा था। अब इसमें से जितनी भी एग्रीगेट ऑफ लायबिलिटीज है, चाहे वो एग्जिस्टिंग लायबिलिटी हो, चाहे वो सर्च की लायबिलिटी हो, पेनल्टी हो, वो सब एडजस्ट करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है इस पे वो हमको ब्याज देंगे। और ब्याज का मीटर कब चालू होगा, 147 का असेसमेंट कंप्लीट होने के आफ्टर 120 डेज के बाद से क्या करेंगे, इंटरेस्ट का मीटर चालू करने वाले हैं। ओके, अब इसके बाद में हम आ जाते हैं पावर टू किस पे आएंगे, कॉल इंफॉर्मेशन पे आते हैं। ठीक है, मतलब डिपार्टमेंट के पास में इंफॉर्मेशन कॉल करने की भी क्या है, पावर है। ओके, तो यस ये आ रहे हैं पावर टू कॉल कौन सा है, इंफॉर्मेशन है, सेक्शन कौन सा है, 133 क्या है, बी है। ठीक है, वन सेक्शन कौन सा है, 133 है। और इस सेक्शन 133 में क्या होता है, आइए देख। यस, पावर टू कॉल इंफॉर्मेशन में वो इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मतलब आप उनको इंफॉर्मेशन दे दीजिए, पर्सनल अटेंडेंस के लिए नहीं कर रहे हैं, हमारे बिजनेस प्रीमाइसेस में भी क्या नहीं करेंगे, एंटर नहीं करेंगे। इंफॉर्मेशन कॉल कर सकते हैं ब्रोकर, एजेंट से, ठीक है ना, बैंकिंग कंपनी से, अकाउंट होल्डर की इंफॉर्मेशन मंगा सकते हैं, फर्म के पार्टनर की, एचयूएफ के मेंबर की, ठीक है ना। और जिनका 1990 का क्या हो रखा है, डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट हो रखा है, तो उस पर्पज के लिए भी वो इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन तब भी कॉल कर सकते हैं जब कोई प्रोसीडिंग क्या नहीं है, पेंडिंग नहीं है, लेकिन उसके लिए चीफ कमिश्नर की, कमिश्नर की क्या लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन ज्वाइंट डायरेक्टर हो, डिप्टी डायरेक्टर हो, एडिशनल डायरेक्टर हो, तो वहां पर कमिश्नर की परमिशन लेने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है।
133 बी के अंदर उनके पास में पावर है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की, मतलब आके हमसे कलेक्ट करके लेके जा सकते हैं। वो कलेक्ट करेंगे सिर्फ कौन सी वाली जो पर्सन जुरिस्डिक्शन में आ रहा है या बिल्डिंग जुरिस्डिक्शन में आ रही है वहां पर आ सकते हैं। सिर्फ बिजनेस वाली बिल्डिंग के अंदर एंटर करके वो हमसे लेके जा सकते हैं। एंटर करेंगे सिर्फ उस टाइम पे जो बिजनेस आवर्स के लिए हमारी प्रीमाइसेस ओपन रहती है, सिर्फ उस टाइम में एंटर करेंगे और इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे, लेकिन उसको रिटेन मतलब इंपाउंड करने की यहां पर क्या नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंपाउंड करने की पावर नहीं है। 133 सी है इन्वेस्टिगेशन विंग होती है। अगर उनके पास में हमारी कुछ इंफॉर्मेशन पोजीशन में है और उस इंफॉर्मेशन को वो वेरीफाई करना चाहते हैं तो हमको नोटिस देंगे और हमको नोटिस देके बोलेंगे कि आप कुछ डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन क्या करो लेकर आओ। और ये नोटिस हमको वो तब भी दे सकते हैं जब हमारे अगेंस्ट कोई क्या नहीं चल रही है, प्रोसीडिंग नहीं चल रही है। तो हम उनको क्या देंगे, डॉक्यूमेंट्स देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे। तो वो प्रेस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी उन डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके आउटकम आएगा और आउटकम करके किसको देंगे, एओ को देंगे। और एओ को उसका आउटकम से लगता है कि हमारी इनकम का एस्केप असेसमेंट हुआ है तो वो हमारे अगेंस्ट 147 का भी क्या ले सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। और ये तब भी किया जा सकता है जब हमारे अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग क्या नहीं है, पेंडिंग नहीं है। इसके बाद में लास्ट सेक्शन 131 पे आते हैं। 131 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में सिविल कोड जैसे सम्मन देने की भी क्या है, पावर है। तो ये सम्मन देके इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना, डिस्कवरी कर सकते हैं। हमको खुद को पर्सनली अटेंडेंस के लिए क्या कर सकते हैं, बुला सकते हैं, मतलब बिना रिप्रेजेंटेटिव के खुद को आना पड़ेगा। जैसे बैंकिंग कंपनी हो गई है या अदर कोई ऑफिसर है, ठीक है ना, बैंकिंग कंपनी या अदर कोई भी क्या है ऑफिसर है, उनको ओथ भी कर सकते हैं, उनको क्या ले सकते हैं, ओथ पे भी ले सकते हैं। कंपेल कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। इशूइंग कमीशन एक्सपर्ट अपॉइंट कर सकते हैं उनकी ओपिनियन लेने के लिए। और ये तब भी कर सकते हैं जब कोई प्रोसीडिंग क्या नहीं है, पेंडिंग नहीं है। और यहां पर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने उनको दिए थे वो उनको इंपाउंड कर सकते हैं 15 वर्किंग डेज के लिए। और अगर 15 वर्किंग डेज से ज्यादा अगर रखना है तो पहले रीजंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा और कमिश्नर, चीफ कमिश्नर की क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये 131 में सम्मन देने की क्या है, उनके पास में पावर होती है। तो ये हमने ओडीआर कर लिया, ठीक है, सर्वे का करा, उसके बाद में सर्च सीजर का करा, रिक्विजिशन का करा, एप्लीकेशन ऑफ सीज एसेट्स का करा, उसके बाद में पावर टू कॉल इंफॉर्मेशन था, पावर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन था। प्रेस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी ने डॉक्यूमेंट मंगाए थे वेरिफिकेशन करने के लिए और ये सम्मन देने की क्या थी, पावर थी। ये हमारा 1 डे रिवीजन कंप्लीट हुआ यहां